थर्ड आदमी आ गया। तो अब ये छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, हो सकता है इसके अंदर कोई मेरे को इतना धमका, इतना प्रेशर लाए कि इवन मेरे को कोई मेरी हत्या भी कर दे कि भाई हथियारों के पास मुद्दे हैं। जनहित में मैं राइट टू रिकॉल के साथ ज्वाइन हो गया हूँ और लड़ाई तो मैं हर सूरत में लड़ने वाला हूँ। उनका मुझे समर्थन मिला, इसके लिए मैं उनका भी आशीर्वाद दिया, मैं उसका ऋणी हूँ। आज फिर बोल रहा हूँ, अंधेरी से अंधेरा तो हट गया, अब स्वच्छ अंधेरी, स्वस्थ अंधेरी बनाना है तो मनोज नायक को जिताना है। तारीख को मुझे नोटिस दिया गया कि हम 22 तारीख को मीडिया के साथ मैं आपके साइड पे आ रहा हूँ, आपको नोटिस चिपकाना होगा और वो नोटिस चिपकाओगे तो उसके बिल्डर के पास मैसेज जाएगा, तब जाके के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, आपको बोलने और मुझे समझने में देरी नहीं लगेगी। 22 तारीख को मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया है महिलाओं के आरोप में। इतना घृणित आरोप मुझ पे लगाया गया है और मैं उस महिला का दोष नहीं मान रहा हूँ, वो खुद मेरी एक क्लाइंट है, लेकिन उनके जरिए जो मुझे फंसाने की नीति की गई, और ऐसी ही नीति जब जब बिल्डर पे और एमआईडीसी पे कोई आवाज उठाएगा उसको एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अंदर गलत कृत्यों के अंदर आरोपी बना के उसे अंदर डाल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शीतला प्रसाद सरोज। अब आप देख रहे हैं द P7 न्यूज चैनल। हमारे साथ हैं मनोज नायक बंजारा। मनोज जी, विजयदशमी के दिन यहाँ जो उपचुनाव होने जा रहा है, ऐलान किए हैं कि उपचुनाव के ये भी प्रत्याशी हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे। विजयदशमी के दिन जो आपने घोषणा किया है चुनाव लड़ने का, वो रणनीति कैसी है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच आपका किस तरीके से फाइट होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। मनोज जी, स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी P7 न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। और मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा ये विषय महत्व का नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना बहुत अति आवश्यक है। मेरे विधानसभा के अंदर रमेश लटके जी का स्वर्गवास होने के बाद, हमने पहले भी मिलकर चुनाव लड़ा है, पहले भी मैं चुनाव लड़ा हूँ। रमेश लटके जी का निधन होने के बाद जब उन्होंने मेरी लड़ाई को, जब उन्होंने एक आवाज़ को एमआईडीसी में रह रहे लोगों का, झोपड़ी धारकों की न्याय के लिए सुनील यादव जी, उनका भी देहांत हुआ, जो मेरे मार्गदर्शक रहे और बहुत अग्रेसिव, और जैसे कि संगठन को उन्होंने बचा के रखा था। और उनके जाने के बाद जैसे भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता था। मोदी जी का, देवेंद्र जी का उनको मैं मानता हूँ, लेकिन अगर भाजपा का कोई डिसीजन गलत चला जाएगा तो हमको समाज को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बनानी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। गलत करेंगे तो हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी मेरा मुद्दा एक ही है, काफ़ी टाइम से लोग बाग बेघर है, भाड़ा नहीं मिला है। झोपड़पट्टी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बस्तियों में हजार लोगों में एक टॉयलेट की सुविधा, पानी उनको रेंट पे लेना पड़ता है, पानी माफिया हो रहा है, घरों को डबल बनाने को जा रहा है, बीएमसी से परेशानी। अगर बनाना है तो बनाना, नहीं बनाना तो किसी को नहीं बनाना। कुछ सिलेक्टेड लोगों को घर बना के दिया जाता है, वो अपना पैसा पहुंचाता है। काफ़ी सारी खामियां हैं। मेरा विज़न एक ही हो गया, स्पष्ट है। मैं अपक्ष लड़ने की तैयारी में था, लेकिन मुझे राइट टू रिकॉल पार्टी, मैंने उनसे अपना पूरा मुद्दा बताया। जब मैंने उनको मेरा मुद्दा बताया तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि आप हमारी पार्टी से लड़िए। चूँकि मैं चाहता हूं कि मैं अकेला हूं, अगर मेरे साथ कोई संगठन आता है तो मेरे को काफ़ी जगह से ऑफर था, लेकिन मेरे को एक निर्णायक लड़ाई ऐसी लड़नी है कि मैं मेरा डिसीजन पे रहूं। उन्होंने कल मेरी सारी बातें मानी, और चूँकि कोई अलग पार्टी से मैं लड़ जाता तो आप जानते हैं कि उनके ऊपर कोई पार्टी का प्रेशर आ जाए या कोई फाइनेंशियली ऑफर आ जाए या कुछ आ जाए तो मेरी लड़ाई फिर से कमज़ोर हो जाती। लास्ट टाइम भी लड़ा हूँ, इस बार भी लड़ूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा न्याय, जो जनता का अन्याय हुआ है वही लोग चुनाव में हैं और इस बार भी वही लोग खड़े हैं। तो मेरी लड़ाई जब तक चलेगी, मेरे को दो ही आवाज़ मेरी बंद कर सकती है। एक तो मुझे कोई न्याय दिला देता, लटके साहब ने लास्ट में मेरा न्याय सुना और उन्होंने कोशिश करी, पर दुर्भाग्य वो जब लड़ने को तैयार हुए और भगवान ने उनको एक अचानक ऐसे देहांत दे दिया, जिससे मैं भी सकबका रह गया। मैं भी राजस्थान मेरा नहीं आ पाया और उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऊपर से सुनील यादव जी पहले चले गए, फिर लटके साहब चले गए। ऐसा लगा अंधेरी विधानसभा में सेना हो भाजपा हो,
सब खत्म होने की कगार पे। क्योंकि आज अगर चुनाव लड़ना है तो ना सेना उस तरीके से जोर दिखा रही है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि युक्ति बन रही है, महाआघाड़ी बन रही है, वो अलग चीज़ है। इधर हमारे भाजपा है, तो मेल नहीं मिल रहा है तो क्या करना है। मुझे मेरी आवाज़ को, अब लटके साहब तो है नहीं, सुनील यादव जी तो है नहीं, तो मुझे ही आखिरकार फिर से मेरे को मेरी आवाज़ बुलंद करनी होगी और उसके लिए मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा। इस बार राइट टू रिकॉल ने मेरे को सामने से मेरा विज़न जाना और मुझे उन्होंने बोला, तो बस लोगों की एक आवाज़ बनी हुई है कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ूं। और आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि मैं ये विधानसभा में चुनाव लड़ने वाला हूं। तो जैसी कि जनचर्चा है यहाँ मतदाताओं में कि नोट के बदले जो है वोट, और लोगों को घर देने का भी लोग, ऐसी जनचर्चा है कि लालच दिया जा रहा है। तो आप घर बचाने की मुहिम में आपको क्या लगता है, घर जो एजेंडा है आपका ही नारा है, आप भी कहते हो कि भाई कुछ लोगों को घर नहीं मिला, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनको घर नहीं मिला और कैसे उनकी बात आप न्याय तक ले जाएंगे और उनके साथ न्याय संगत कार्रवाई संपन्न कराएंगे, इस मुद्दे पर थोड़ा सा अपने विचार प्रकट करिए। देखिए, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि मैं सन 2000 से मैं प्रॉपर्टी के कारोबार में हूं। मैंने बहुत भारी मन करके, जब बिल्डर का यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम पर, मैं भी यहाँ रहवासी हूँ, तो मेरा काम ओबियसली प्रॉपर्टी का है, तो मैं प्रॉपर्टी के काम में रहा। अब मेरे पास कुछ कस्टमर अगर बाय रोड पे चल के या नाम से मेरे पास आते हैं, जब मैं काम कर रहा था, तो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा परिवार उससे पलता है, मेरी रोजी रोजगार है। लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट अगर किसी का पैसा लेता है और उसको कामयाबी से पूरा उसका रोल अदा कर देता है, फाइल दिलाना, बिल्डर से मिलाना, बिल्डर के पास ले जाना, उसके बावजूद काफ़ी ब्रोकर लोगों ने अपना फ़ोन बंद कर दिया, चले गए। मैं नहीं गया। मैं इसके लिए नहीं गया कि मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी अपने आप को लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। आपको मैं बताता हूँ, किसी दिन समय मिलता है, MIDC उद्योग सारथी जो कि लोगों को सर्वे करके पात्र करके उनको बिल्डर को एग्रीमेंट लिए, आज मेरे पास 8 केस ऐसे हैं जो 15 साल से भटक रहे हैं। उनकी मजबूरी थी झोपड़पट्टी में, उन्होंने अपना घर बेचा। घर बेचने पे पाबंदी है? नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, आपने अपना घर बेचा, लेने वाले ने रजिस्टर्ड नोटरी किया नहीं किया, उसने खरीदा। उस टाइम पर जो दौर था, और डेवलपर ने तो तोड़ते समय थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी का एग्रीमेंट किया है। झोपड़ा तोड़ते समय अगर उसने ये सर्कुलर लाया होता तो ये आज ये विवाद इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं बिल्डर का इसमें दोष नहीं मानता हूँ। हमारी रोल के अंदर MIDC और बिल्डर दोनों की कॉम्बिनेशन के बीच में जो कड़ी है वो एक छल की कड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे टेनेंट हैं जिन्होंने अपना झोपड़ा तोड़ दिया। अरे आपका झोपड़ा टूट गया, आपने झोपड़ा तोड़ने से पहले उसको एक दिखावे के लिए एग्रीमेंट किया, रेंट दे दिया, वहाँ का कमेटी का फिजिकली नहीं लेने का, अभी पहले तो कमेटी से लिया जाता था लेटर, और आज कमेटी का लेटर भी नहीं है। फिर उन्हीं को लेटर लेने के लिए MIDC से प्रेशर आता है कि आपका स्ट्रक्चर रिपोर्ट लाओ। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम उसके दोषी नहीं है ऐसा नहीं बोलते, हम भी जाने अनजाने दोषी बन गए उसके। तो 15-15 साल के बाद रहते हुए लोगों को नोटिस दे के खाली कराना, अंग्रेजी में टाइप करने का कि मैं मेंटेनेंस नहीं भर पा सकता हूँ, कोर्ट से नोटिस दिखाना, पुलिस से प्रेशर लाना, रहते हुए आदमी को एकदम डिस्टर्ब कर देना। जब लोग बाग अपने आप को जलाने लगे, घासले डला के हम बोले आग लगा लेंगे लेकिन अपना घर खाली नहीं करेंगे, ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ा MIDC को और बिल्डर को? 15 साल के बाद 10 साल के बाद आप नोटिस देंगे। सपोज करिए एक रीवा बाई करके कोई लेडीज है, उसको इन्होंने नोटिस दिया, वो तो पहले ही 95 झोपड़े में बेच के गई थी, शिफ्टिंग मिला किसी और को, एग्रीमेंट हुआ किसी और का, फिर उसको तुम नोटिस देते हो बिकॉज द फर्स्ट पार्टी इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस पॉइंट, पहली पार्टी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई आप उसको परेशान कर रहे हैं। और परेशान करने के बाद उसको धमकाया जाता है। आदमी सोचता है चलिए 3 लाख 5 लाख लगा था, बिल्डर ने हमको 9 लाख दिया, हम भी सोच रहे थे चलो बिल्डर पुण्य का काम कर रहा है, फिर उसी नाम पे फिर से पात्रता आती है। ये तो कोई जादूगरी कर रहा है, जादूगरी।
माने जो 9 लाख लिया था 20 लाख की वैल्यू के सामने, 25 लाख की वैल्यू के सामने। मैं आपको एक छोटा सा खेल समझाता हूँ। मेरी लड़ाई क्यों है? मेरी लड़ाई के अंदर मुझे बंद करने के लिए, मेरी आवाज़ बंद करने के लिए मेरे पे कई घिनौने केस लगाए गए, धमकाया गया। लेकिन मैं एक बार अगर ठान लूँगा तो नायक हूँ, बंजारा हूँ, मर जाऊँगा लेकिन अन्याय नहीं सहूँगा। जब लोग बाग मेरे पास आए, जब मैंने उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ी बिल्डर की, तो उसमें दिखता है कि मेंटेनेंस नहीं भर पा रहे हैं, हमारे घर में शादी है, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, ऐसे करके उसने तकरीबन 88 या 90 आई थिंक सो, मेरा राइट फिगर नहीं है, इतने लोगों को, 450 लोगों में से इतने लोगों को खाली कराया। मेरी आरटीआई के रिप्लाई में एमआईडीसी मुझे हमेशा गुमराह करता है। चूंकि मैं मास्टर नहीं हूँ आरटीआई का, मैं पहले पार्टी ज्वाइन किया भाजपा, क्योंकि अन्याय हो रहा था जब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के अंदर से ही जो आज न्याय की मांग में कर रहा हूँ, मैं उस टाइम पर भी गया। लेकिन वही लोग अगर पार्टी में आ जाते हैं तो अब मैं कहाँ जाऊँ न्याय लेने के लिए? तो एक लड़के साहब बच्चे थे, उनसे न्याय मांगने को गए। काफ़ी कुछ हद तक हम लोग आ गए थे विजय श्री के पास। दुर्भाग्य से वो नहीं है, तो मुझे तो ये चुनाव लड़ना ही था और लड़ूंगा। लोगों तक ये मैसेज पास करूंगा कि आज तो जो रहते हुए लोग, आप सपोज कीजिए रह रहा आदमी, रीवा बाई ने किसको बेचा, उसको खाली कराया, फिर रीवा बाई को अपात्र ठहरा करके फिर से उसको पात्र करा करके अब और एक नया आदमी आ गया। मतलब एक बार बिल्डर उसको 9 लाख रुपए देके खाली कराया, अब वही आदमी उसी घर के अंदर थर्ड आदमी आ गया। तो अब ये छोटा भ्रष्टाचार नहीं है। हो सकता है इसके अंदर कोई मेरे को इतना धमकाए, इतना प्रेशर लाए कि इवन मेरे को कोई मेरी हत्या भी कर दे। हथियारों से मैं डरता नहीं हूँ। कोई अगर मुझे मारना भी चाहे, मैं पुलिस को मेरी सुरक्षा के लिए निवेदन करूँगा। चूँकि जब बात आएगी लड़ाई की तो हम लड़ेंगे। एमआईडीसी के घोटाले के लिए, एमआईडीसी में लोगों को न्याय ना मिलने के लिए आज सर 10 साल से 12 साल से ज़्यादा, पहली प्रोजेक्ट आता 95 में। मैं एक इसका अपराध और देता हूँ, 95 में प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 93 में सर्वे होता है, 97 में शिफ्टिंग मिलता है, फिर उसका यथावत तरीके से 2008 में सुखबगाहट होती है, 5-8 में जब आरटीआई होता है, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारा घर ऐसा ऐसा है करके वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। आज ये लड़ाई एक मुकाम तक पहुंची है और इसके लिए मैं काफ़ी हद तक ये लड़ाई को आगे तक पहुंचाऊंगा, जिसका कि मुझे कोई शिकवा नहीं रहेगा कि मैं मेरी जनता की आवाज़ एक मुकाम तक आगे ले गया या नहीं ले गया। मैंने आपको उदाहरण बता रहा हूँ, कई भंडारे हैं, भ्रष्टाचार का भंडार है एमआईडीसी। आखिर मैं एक अकेला लड़ूंगा? लड़के साहब ने मेरा साथ दिया, सुनील यादव जी ने साथ दिया, अब मुझे कोई नहीं लगता मेरा साथ देगा। इसके लिए या तो अंत इधर, या तो मरूंगा या तो हराऊंगा। न्याय हर हद में पहुंचाऊंगा, यही मेरा नारा है। ऐसे कितने लोग होंगे कि ये इस घोटाले में जिनको घर नहीं मिला है? संख्या क्या होगी? देखिए, संख्या अगर मैं ढूंढने को जाता हूं तो आज की तारीख में, देखिए पहले तो क्या है कि घटना 95 से लोग बागों ने घर तोड़ा, जबकि प्रोजेक्ट होना चाहिए था 10 साल। नहीं, संख्या क्या होगी उनकी? मैं वही बता रहा हूँ। संख्या आज मैं अगर ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरे पास 150 से 200 लोगों की कॉल है जो मैं एमआईडीसी में जाता हूँ, और भी मैं बोलता हूँ ये इस फिगर 400 के ऊपर जा सकता है, जिनके पास एग्रीमेंट है, जिनके पास रेंटल है, जिनके पास कमिटमेंट है, रेंट ही नहीं मिला है, ओनली कमिटमेंट मिला है। ये सब मिला के मेरे को लगता है 400 के आसपास फिगर होगा। अगर मैं उनको तरीके से ला रहा हूँ तो मुझे पीछे से प्रेशर भी लाया जाता है, लेकिन मुझे पता है कि सर भी गोल गोल बातें होती है। आखिरकार मैंने फैसला किया, अब चाहे लोगों को न्याय देर से मिले लेकिन न्याय मिले। ये 300-400 लोग हैं जो एक एक करके मेरे संपर्क में आ रहे हैं, और लगभग 23 से 24 लोग हैं जो झोपड़ी धारक जिनको रेंट बंद है, और 30 से 35 लोग ऐसे हैं जिनका एग्रीमेंट है और उनको आज तक शिफ्टिंग नहीं मिला है, और 12 से 13 लोग ऐसे हैं जो एग्रीमेंट धारक बाहर है और उनके नाम पे किसी और को घर मिल गया है। माने अब ये क्राइसिस फिर से हो गया। अभी एमआईडीसी ये सुलझाने में लगेगा कि बाबा तू ओरिजिनल है कि तो आत्मदा गेलेला है, तो ओरिजिनल है। म्हणजे अभी ये हम लोगों को कंफ्यूज करने का प्लान चला है। सपोज कीजिए एक फाइल किसी अमुक आदमी ने लेके रखा हुआ है, खरीदा है, उसने एग्रीमेंट किया है, डेवलपर ने एग्रीमेंट भी किया है सिंस 2015, और आज 2019 के अंदर लॉकडाउन के अंदर जो लोग बागों को अलॉटमेंट हुआ, हमें बिल्डर से या जो चोर चमारी और इससे कोई शिकायत नहीं है, हमें एमआईडीसी से न्याय लेना है। अगर ये आदमी बाहर है और तो अगर दूसरा कोई है
तो इस आदमी के नाम की शिफ्टिंग हुई, तो इसको आप कहाँ दे रहे हैं? जो दिए हैं वो कौन है? वो आपका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमको किसी को बेघर करने की योजना नहीं है, हमको हमारे लोगों को न्याय मिले, हमारी लड़ाई उतनी है। तो ये संख्या अच्छी खासी 300-400 लोगों में है। मैंने कल मेरा थाना में गया, राइट टू रिकॉल का जो हमारा संगठन है उनसे भी मैंने बातचीत करी, उनको मैंने पूरा बताया। वो मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरी सब चीज़ देख रहे हैं। तो उनको भी लगा कि एक प्रतिनिधि के तौर पे बोले आप ऑलरेडी लड़े हो और आपके पास विज़न है लड़ने का। तो उनके भी हमारे भी काफ़ी सारे विज़न है, जैसे जीएसटी है, खनिज भंडार पे लोगों को एक 3,000 रुपया महीना ईच एंड एवरी पर्सन के नाम पे सरकार ये कानून लाए कि जो भी खनिज संपदा है, खनिज संपदा भारत की ब्रिटिश टाइम से कई रुपए आठाने चाराने में अलॉटमेंट हुई है, लाखों करोड़ों हेक्टर ज़मीन। तो सरकार को क्या रहा है, आज अगर कोयला हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो 1 रुपये में क्यों उसको लैंड दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा उनका मुद्दा लगा और मैं उनसे 6 महीने से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और रियली में मुझे लगा कि भाई इनके पास मुद्दे हैं। जनहित में मैं राइट टू रिकॉल के साथ ज्वाइन हो गया हूँ और लड़ाई तो मैं हर सूरत में लड़ने वाला हूँ। उनका मुझे समर्थन मिला, इसके लिए मैं उनका भी सबका धन्यवाद देता हूँ। और इस बार आप देखेंगे कि संपूर्णतया अंत होगा। एक तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, एक तो आवाज़ लगाने वाला खत्म होगा। न्याय जनता ने करना है, न्याय जनता का है। आज जो झोपड़े नहीं टूटे हैं उनको भी सावधान होने की ज़रूरत है और जो टूट चुके हैं वे तो पहले से ही सावधान है, अभी उन्हें विश्राम में नहीं बैठना है। मेरी लड़ाई सिर्फ मात्र झोपड़े तक की नहीं है, मेरी लड़ाई अंत तक न्याय लाने की है। आने वाले समय के अंदर अंधेरी से 2019 में मैंने बोला था अंधेरी से अंधेरा हटाना है तो मनोज नायक को जिताना है। चलिए उस समय पे जो भी मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया मैं उसका ऋणी हूँ। आज फिर बोल रहा हूँ अंधेरी से अंधेरा तो हट गया, अब स्वच्छ अंधेरी स्वस्थ अंधेरी बनाना है तो मनोज नायक को जिताना है और यही मेरा मुद्दा है और इसी मुद्दे से मैं आगे लेके चल रहा हूँ। तो क्या लगता है कि चुनाव लड़ने का ही ये मिशन आपका सक्सेस होगा? जनता की सेवा करके भी तो आवाज़ उठा सकते हैं। आपने बहुत एकदम राइट क्वेश्चन किया है कि जनता की आवाज़ उठाने का सिस्टम है। मैं देता हूँ आपको उदाहरण देता हूँ। अरे मैं लड़ रहा था, मैंने बिल्डर की साइट बंद करवाई थी। बिल्डर की साइट बंद करवाने के लिए MIDC के वरिष्ठ अभियंता सुधीर अंबुरे जी को मैंने निवेदन किया। थाना के हमारे संतोष साहब थे और बड़े साहब थे, इनसे उन्होंने आकर के मुझे बेकायदा लिखित दिया कि मनोज नायक को लड़ाई में जो ये न्याय मांग रहा 2017 से वहाँ पर स्टॉप वर्क नोटिस लगना चाहिए था, जबकि इन्होंने पेपर वर्क किया था। अब आप बोल रहे हैं मैं लड़ने के लिए, जब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मैं पत्र से लड़ रहा हूँ या वर्बली लड़ रहा हूँ तो मैं तो सरेआम विलेन बन गया उनके लिए। बाबा ये आदमी को तो ह्याला आतमध्ये घ्यायचे नाही बाहेर 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 ये प्रकार का नाटक चला। सिक्युरिटी गार्ड मनोज नायक, ओ साहेब साहेब नाही तुम्ही उद्या या परवा या, अरे क्या नौटंकी लगा के रखा है। तब मेरा न्याय वहाँ तक पहुँचा कि मैं बिल्डर की साइट बंद करवा दूँ, रुकवा दूँ। लॉकडाउन के अंदर नोटिस के साथ MIDC ने कार्य बंद करने की प्रणाली के लिए मुझे एक पत्र दिया। पहले उन्होंने मेरे को घुमाने के लिए हपटाउन के नाम पे दिया। मैंने बोला सर जिससे मैं लड़ रहा हूँ उसी को आप चिट्ठी पत्री डाल रहे हैं, एक दूसरे का दुख दर्द जान रहे हैं। अरे जनता पीड़ित है, मैं भारतीय जनता पार्टी से था तब से मैंने आवाज़ उठा रहा हूँ, आज मैं मेरे NGO पे आवाज़ उठा रहा हूँ, मतलब कहीं सुनवाई नहीं है। लास्ट में उन्होंने मजबूरन आकर के मेरे को मनोज नायक के नाम पे एक स्टॉप वर्क नोटिस दिया, जिसका कि मैंने जब खातिरी ली कि सर स्टॉप वर्क नोटिस दिया है, बिल्डर बिल्डिंग बना के ख़त्म कर चुका है। जैसे कि आप लोगों के अंदर की क्या नीति होगी, मैं कानून का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानकार हूँ कि लोगों को जब तक घर नहीं बनता है, घर नहीं मिलता है, भाड़ा नहीं मिलता है, आप बिल्डर को परमिशन स्टॉप वर्क नोटिस देने के बाद आपने उस पर धावा बोलना चाहिए कि नहीं 500-700 लोग रोड पे भटक रहे हैं और तुम सेल बिल्डिंग कैसा बना लिया। इस आवाज़ को दबाने के लिए 22 तारीख को मुझे नोटिस दिया गया कि हम 22 तारीख को मीडिया के साथ मैं आपके साइड पे आ रहा हूँ, आपको नोटिस चिपकाना होगा और वो नोटिस चिपकाओगे तो उसके बिल्डर के पास मैसेज जाएगा, तब जाके के लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, आपको बोलने और मुझे समझने में देरी नहीं लगेगी। 22 तारीख को मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया है महिलाओं के आरोप में। इतना घृणित आरोप मुझ पे लगाया गया है और मैं उस महिला का दोष नहीं मान रहा हूँ, वो खुद मेरी एक क्लाइंट है, लेकिन उनके जरिए जो मुझे फंसाने की नीति की गई और ऐसी ही नीति जब जब बिल्डर पे और MIDC पे कोई आवाज़ उठाएगा
उसको MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर गलत कृत्यों के अंदर आरोपी बना के उसे अंदर डाल दिया जाएगा। जनता ने सुनना है। अगर मैं गलत होता तो मैं फेस कर लेता, लेकिन मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, नोटिस चिपकाने के लिए जा रहा हूँ। जगदीश शिंदे जी जो MIDC पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी थे, उनको मैंने 20 तारीख को निवेदन किया, सर मैं ये कार्रवाई करने जा रहा हूँ, हो सकता है मुझ पर अटैक हो जाए, हो सकता है मेरे पे हमला हो जाए, हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे परिवार को और मुझे आपसे खतरा है, ये सामाजिक जो बिल्डर के और ये MIDC के जो भ्रष्टाचारियों से। हुआ क्या? अंततः मेरे 22 तारीख को 2 बजे का टाइम दिया गया है और बस यही जो होता है सबके साथ वही मेरे साथ हुआ। रात को 11:30 बजे तक मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया, आवभगत की गई, मुझे उल्टा मारपीट और गलत आरोप में मेरे को कंप्लेंट करके बैठा दिया और उसके बाद मैं न्याय के लिए 8 महीना भटका। सोचिए आप, एक आवाज़ उठाने वालों को इतना। यही करके मैंने फिर से चुनाव लड़ने का प्रॉमिस किया, क्योंकि न्याय लेने के लिए फिर मुझे अंदर डालें, फिर मुझे मारें, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, अंत तक न्याय नहीं दिलवा पाऊँगा जब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। और जनता को रोज़ मौका मिलता है अपने न्याय की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन हम लोगों को एक ही मौका मिलता है कि हमारे प्रतिद्वंदी जो गलत लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उसको चुनाव में ख़त्म करना है। अगर मैं चुनाव में नहीं लड़ूंगा तो यदा कदा लोग बाग सेटलमेंट वाला जो आरोप ये सब पे प्रेम से जड़ देते हैं। हमारे जो भाजपा के उम्मीदवार है वो सबको बोले इसको मैंने इधर है, तू इधर, तू उधर। अरे बाबा भगवान मत बनो, कुछ तो ईमानदारी रखो। जो तुम्हारे साथ 15-15, 20-20 सालों से जो लोग बाग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं, सब बेघर, सबका घर खत्म, सबकी बात खत्म, सबकी आवाज़ खत्म, सब चौकी जाते रहें और तुम बैठ के नोट गिनते रहो। ये नहीं चलेगा, डबल स्टैंड नहीं चलेगा। अब आप भी आरोपी हो, आपको भी फेस करना पड़ेगा। और चाहे आप मेरी हत्या करवा दें या आप मुझे अंदर डलवा दें या आप मुझे प्रेशर ला दें, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला मैं हूँ मनोज नायक, अंधेरी में एक ही नायक है, मनोज नायक। और समय जो भी होगा आपके विपरीत आ चुका है। आप अपने गुनाहों का तो क्षमा भी नहीं मांग पाएंगे। आपको न्याय से, मैंने लास्ट टाइम कहा था, इसी कलम से आपको मेरे को न्याय लेना है और इसी कलम से मैं लाया हूँ। तो इस लड़ाई में जनता का सहयोग कितना मिल रहा है आपको? देखिए सर, इतना वाजिब क्वेश्चन आप करेंगे, जनता का सहयोग। सर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस बार घमंड टूटेगा और विजय श्री सत्य के साथ रहेगी। जनता का सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा ये तो आपको 7 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। जनता ने अच्छे से अपना प्रतिनिधि चुनना है और गुप्त सही तो गुप्त सही। हम लोग इतने धनिष्ठ नहीं है, बलिष्ठ नहीं है कि हम इतना साउंड के अंदर और इतने बैनरबाजी करके मैं कहूँ, क्योंकि मेरे पे तो ऑलरेडी बैनर के केस चल रहे हैं और जिन पे चल रहे हैं वो तो उसका भी अवहेलना कर रहे हैं। मेरे पास धन की कमी है, मन से कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पास संसाधनों की कमी है लेकिन सॉफ्टवेयर की कमी नहीं है। तो मैं जनता की आवाज़ में अच्छे से पहचान चुका हूँ। विजय श्री दोनों सूरत में होगी, एक तो हम विजय, एक तो आप हार। जनता को न्याय मिल जाएगा। तो इस उपचुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव के मद्देनज़र? मेरा अंधेरी विधानसभा की जनता से एक ही निवेदन है। देखिए, अगर पैसा बांट के या पैसा लुटा के राजनीति करनी है तो ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन भी नेता बन जाते हैं, वो नहीं होता है। अगर मैं अपना जेब का वाइट पेमेंट देके लोगों में संगठन बनाया तो मुझे संगठनों से दूर होने के लिए प्रेशर लाया गया, मुझे मेरे कारोबार को दबाने की ब्लैकमेलिंग की गई कि अगर तुम ये करोगे तो ये होएगा, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारा काम होगा। तो मैं तो पूरी तरीके से 15 साल में अगर मेरी जगह कोई होता सुसाइड कर लेता। मैंने भी एक बार विचार किया। क्या संदेश है? यही जनता के लिए संदेश है कि मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। जो आवाज़ उठा सकता है उसको बंद करा सकते हैं, तो अब आप अपनी आवाज़ बंद ना करें। आपको आंखें खोल के, कान खोल के चरित्र का वर्णन करना है, किसने क्या चरित्र है। अगर आप जादूगरी में, काले जादू में फंस जाओगे तो आप रोते रहोगे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार को दबाने के लिए आपको एक स्वच्छ लड़ाई लड़ने के लिए मुझे समर्थन देना होगा, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ। जब बोलने वाला मारा जा सकता है तो आप लोग का क्या है। अभी आपको बचने का समय है,
2019 के बाद 2022 आया, फिर 24 आएगा। आपको निर्णय आपका लेना है। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप लोग असत्य को विजयी ना होने दें। धन्यवाद मनोज जी।